बीएचयू में श्योर सिलेक्शन चाहिए तो रैंकर्स एजुकेयर आइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार पांडे स्वागत करता हूं सभी का रैंकर्स एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने के बाद हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट हो गया था, जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो ये आप जान लीजिए कि ये जो क्लासेस हैं वो आपकी बीएचयू बीएससी के लिए, नीट के लिए, जेई मेंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए या एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए कायदे से, ठीक। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप इस लेक्चर को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होके इसके नोट्स वगैरह साथ में बनाते चले तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलो आज से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए थे, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ इस तरह का आपका सर्किट अरेंजमेंट है ना। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से कहा जा रहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है किस पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। तो पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, आपको इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। इननेट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन है 20 ओम का, फिर कितना है 7 ओम का, फिर कितना है 3 ओम का, फिर कितना है 6 ओम का। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास दे दिए गए, आपको इसको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर बताना है, ठीक। आप पहले कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, ठीक। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर आ जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर लिख के बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के बाद, पहले ट्राई करना है, फिर वीडियो को आगे प्ले करना है, ठीक। तो वीडियो को यहीं रोको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, ठीक, रोक के सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आओ अब देखते हैं कि इसको कैसे हम एक बार सॉल्व करके बता देते हैं उन बच्चों के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर कहीं दिया हो तो कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे लास्ट पे शुरू करें, ठीक है। तो सबसे लास्ट हमारा यानी ए और बी के बीच में पूछ रहा है तो हम एकदम एंड तक चले जाएंगे, एंड सेक्शन को लेंगे और इसको सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस सेक्शन को करते हैं तो थोड़ा सा यहां से देखो कि हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट यहां अगर चलता, कितना करंट चलता, आई अमाउंट ऑफ करंट अगर हमारा यहां चल रहा है, ठीक है, तो ये आई करंट यहां पे भी जाएगा, ये आई करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी तीनों में सेम करंट जा रहा है, ठीक। करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है और करंट डिवीजन नहीं होता तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक के बाद ये सारे रेजिस्टेंस अटैच है, तो इनका कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में। तो हम ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम सबको जोड़ के एक साथ कह सकते हैं कि इन सबका नेट सम कितना आएगा, 6 ओम आएगा। तो ठीक है, 6 ओम आएगा तो हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा। तो उसके बाद अब अगला जो हमारा डायग्राम बनेगा, यहां से ये सब तो रहेंगे, तो नेक्स्ट डायग्राम जो हमारा है देख लो थोड़ा सा कैसा आएगा, ठीक है। ये ए रहेगा ही, ठीक, एक ये 2 ओम रहेगा, ये पूरी लेन रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट हम लोगों ने ए ले लिया, ये वाला क्या ले लिया, बी, ठीक। ये कितने का था, 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये कितने का भाई था, 2 ओम का, ये तो रहेगा ही। उसके साथ आगे वाला भी ये कॉम्बिनेशन, ये वाला 2 ओम का इसी तरह रहेगा, तो 2 ओम का इसी तरह बना दिया गया। इसके साथ ये कितना रहेगा, 3 ओम का, ठीक, और ये कितना है, 2 ओम का, ठीक है। और इन सबका नेट कॉम्बिनेशन यहां से यहां तक हम लोगों ने कितना सॉल्व करके निकाला कि इन सबका नेट जो कॉम्बिनेशन आ रहा है सॉल्व करने के बाद कितने ओम का आ रहा है, 6 ओम, ठीक। चलो, अब तुमको साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है कि वहां तक तो सही था ना, इन सबको सीरीज में हम लोगों ने जोड़ लिया था, बट ये दोनों रेजिस्टेंस अब कैसे अरेंज हो गए, पैरेलल, ठीक। किसमें अरेंज हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल में निकालने का तरीका कितना है कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्या इसको डायरेक्ट हम कर लें ना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो r की वैल्यू ठीक कैसे निकाली जा सकती है, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, ठीक है। तो हम इसी में रखते हैं अपनी वैल्यू को ना, तो हम किसी को भी r1 मान सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि इस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने r1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, r2 मान लिया, तो वैल्यू यहाँ पुटअप करें, r1 की जगह 6, r2 की जगह कितना 3 और नीचे कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 18 और ये डिवाइड बाई कितना 9। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई 2 ओम, ठीक। यानी इन दोनों को सॉल्व करके, इस 3 ओम और 6 ओम को सॉल्व करके
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है कितने ओम का, इसको सही कर लीजिए, ठीक है ना। तो उन दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है कितने ओम का, यहां से सॉल्व होके आए कितना 2 ओम। ठीक, अब फिर से तुम देखो कि अगर हम आगे चलते तो यहां से फिर ये सारे सीरीज में हैं। अब सीरीज में तो पहले जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था, इन सबको ऐसे सॉल्व किया था ना, तो उसी तरह ये भी पूरा सॉल्व होके यहां से यहां तक कितने का आ जाएगा कि इन सबकी जगह एक रेजिस्टेंस लग गया कितने का 6 ओम का। फिर से रिपीट हुआ, देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था फिर से यही चीज रिपीट हो गई। तो रिपीट होने के बाद अगर इन दोनों को फिर हम लोग पैरेलल सॉल्व करेंगे तो यही वाला कॉम्बिनेशन आएगा, रिपीट हो रही है चीजें। ठीक, तो अब फिर से इसको हटा के यहाँ पे ये 2 ओम का रहे, हाँ ठीक है। तो अब लास्ट में हमारे पास ये पूरा सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट सॉल्व करने के बाद जो नेट कॉम्बिनेशन आया, ठीक है, पूरा अरेंजमेंट सॉल्व करने के बाद इन सबको सॉल्व करने के बाद जो नेट कॉम्बिनेशन आया इसका कितना आ गया 2 ओम। ठीक, तो फाइनल हमारा क्या हुआ, फाइनल वैल्यू हो गई ए से बी के बीच में, देखिए तो ये 2 ओम का था ही, इसको भी सॉल्व करने के बाद ये पूरा अरेंजमेंट सॉल्व करने के बाद ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, 2 ओम, और यहां से ये वाला रेजिस्टेंस भी कितने का 2 ओम का। तो ओवरऑल सबको सॉल्व करेंगे तो फिर से देखिए सीरीज में है, एक के बाद एक अटैच है, तो सबको सॉल्व करने के बाद फिर से वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 ओम। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, कौन सा 6 ओम का। ठीक, चलिए ना, तो क्लियर है। फाइनल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह आएगा 2 ओम 2 ओम करके, ठीक है। तो फाइनल हमारे इस तरह है, पूरा ओवरऑल वैल्यू इस तरह है हमारी। ठीक, ये फाइनल कॉम्बिनेशन 2 ओम 2 ओम 2 ओम इस तरह करके आएगा, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 6 ओम का। ठीक है, चलो तो ये सॉल्व हो गया आपसे। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर हमको एक कॉम्बिनेशन दे रहा है, सीरीज अरेंजमेंट। अब सीरीज है या पैरेलल है देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम। ठीक, इस सर्किट डायग्राम में बस सोचना कहां पे, किस पॉइंट के बीच में, ए ये है बी ये है, ठीक है। चलिए तो इस सर्किट डायग्राम में चलते हैं। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि आर नेट, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करो थोड़ा कि मान लीजिए आपके पास यहां से करंट आगे बढ़ रहा है, ये करंट आपका आगे जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी करंट आगे गया है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद देखिए कि इसके आगे करंट का पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो अगर सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होता है ना, तो वहां से करंट फिर आगे फ्लो नहीं करेगा। यानी इस जगह से देखिए, यहाँ से तो ठीक है सर्किट कंप्लीट होते जा रहा था, बट इस जगह से हमारा सर्किट अब कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो इस दो रेजिस्टेंस के लगने या ना लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से करंट पास ही नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, थोड़ा सोचना कि अगर करंट यहां से पास करना चाहेगा तो आगे तो सर्किट ब्रेक है, तो करंट यहीं से पास हो जाएगा, इस जगह से ऐसे घूम जाएगा, इस जगह से ऐसे घूम जाएगा, ना इस ब्रांचिंग में जाएगा ना इस ब्रांचिंग में जाएगा, दोनों ही ब्रांचिंग में आपका करंट नहीं जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात, तो दोनों ही ब्रांचिंग में आपका करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना है, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सामने आ गया। पहला ऑप्शन कितना है 7 ओम का, ठीक, सेकंड ऑप्शन कितना है आपका 6 ओम का, फिर कितना है 2 ओम का, फिर कितना है 5 ओम का ना। तो आपको बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं तो आप एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा ये, ठीक, समझिए ये इसमें कि ये दोनों तो खत्म हो गए। अब जब ये दोनों खत्म हो गए तो हमारे सर्किट डायग्राम में केवल यहीं से, इसको ध्यान ही मत दो, दो रेजिस्टेंस का, तो 2 ओम का ये, 2 ओम का ये, 2 ओम का ये, तो इन सबको अगर हम अटैच करेंगे तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सीरीज में। फिर तुम कहोगे सर सीरीज में कैसे, करंट यहां जा रहा है तो आगे नहीं जाएगा, आगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं, करंट यहीं से घूम जाएगा। तो इन तीनों रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, और जब एक ही करंट फ्लो होगा ना, तब इन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 2 ओम ये, 2 ओम ये और 2 ओम ये मिलके कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक ना, तब हमारा अगला जो सर्किट डायग्राम है, हमारा नेक्स्ट सर्किट डायग्राम, वो देखिए किस तरह बनेगा। पॉइंट ए ये, ठीक, ये 2 ओम का ना, फिर उसके बाद कितने का 3 ओम का ये,
और इसके बाद ये 2 ओम का ये, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक। और इन तीनों को जोड़ के हम लोगों ने निकाल लिया कि इन तीनों का जो नेट कॉम्बिनेशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 6 ओम का आ रहा है, ठीक है। कितने का, 6 ओम का। थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये वाला 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ठीक, 6 ओम। और जब तुम अभी पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कियो, इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आए हो, तुम देखे हो कि इन दोनों को अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल जोड़ने के बाद वो कितने का आता है, 2 ओम का। तो अगला वाला जो हमारा डायग्राम बनेगा तो इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं 2 ओम का। यानी नेक्स्ट डायग्राम हमारा कितने का, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था, बी। तो ए के बाद ये देख रहे हो तो ये तो था ही तुम्हारा ये वाला, तो तुम्हारा 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। और इसको जोड़ने के बाद हम लोगों ने कितने का सॉल्व करके निकाला कि ये वाला कितने का है, 2 ओम का, ठीक। अब जब ये पूरा सीरीज में जुड़ेगा एक के बाद एक तो टोटल वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6 ओम, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन कौन सा आया, 6 ओम, ठीक है। तो लास्ट में हमारा ऑप्शन कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, कितना, 6 ओम, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर नया सर्किट डायग्राम आपके पास है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपको बताना है, ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ध्यान से सुनिए, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है 1.5 ओम, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका है 7.5 ओम। थर्ड ऑप्शन कितना है, 47 ओम। और फिर इसके बाद कितना है, 12 ओम। तो ये ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से आपको सॉल्व करके बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दे तो थोड़ा सा समझना है इसको, ध्यान से समझो। देखो जहां तक ब्रेक नहीं होता, जैसे अगर हम यहां से चले, ध्यान से समझना कि ये हमारा पॉइंट ए है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, VA। फिर आगे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करेगा। यानी यहां से अगर करंट आगे जाना चाहेगा तो रेजिस्टेंस क्या इसको आगे जाने देगा। अगर यहां से करंट आगे जाना चाहेगा तो क्या रेजिस्टेंस जाने देगा, नहीं। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रजिस्ट करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। बस ये समझो कि जो पोटेंशियल यहाँ पे था वो पोटेंशियल यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट आराम से फ्लो नहीं कर पाया। लेकिन अगर हमारा सीधा सीधा एक नॉर्मल कंडक्टर लगा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर यहाँ पोटेंशियल VA है तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा, VA। क्यों, क्योंकि बीच में कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जो करंट के फ्लो को रजिस्ट करे। करंट के फ्लो को रजिस्ट नहीं कर पाया तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो ये एक लॉजिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अब देखिए इसी को सॉल्व करके हम लोग, इसी को सॉल्व करके, ठीक। चलिए अब थोड़ा समझिएगा, ठीक। यहां से यहां तक सेम वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA हम लोग मान लिए और इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना, VB, तो क्या यहां से यहां तक सेम ही तो है वायर, कोई नहीं है। तो यहां का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, VA। समझिएगा यहां से यहां तक सीधा वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करेगी। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, VA, ठीक। हाँ अब देखो, अब आगे चलेंगे। अब अगर हम इस जगह से आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। लेकिन इधर से आओ, इधर से जब यहां तक आ रहे हो, इधर से यहां तक आ रहे हो, तो क्या यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस लगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। इस जगह से इस जगह तक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, सीधा सा वायर जुड़ा है। तो अगर इसका पोटेंशियल VB है तो इसका भी पोटेंशियल VB होगा। बताए तभी थोड़ी देर पहले, अगर सिंपल वायर जुड़ा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा ना, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ, जो वही पोटेंशियल यहाँ। तो पूरे वायर में देखो हर जगह पोटेंशियल कितना मिल रहा था, VA 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 और यहाँ VB। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो हम VB से जब आगे चल रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस है, तो VA से भी आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, ठीक। इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, क्योंकि हर तरफ से हम चल रहे हैं। इधर से चल रहे हैं तो 3 ओम का लगा, इधर से चल रहे हैं तो 6 ओम का, इधर से चल रहे हैं 8 ओम का ना। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कुछ और होगा। तो हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से
कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हम 1 दे दिए, कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एफ, आलू कचालू, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग ने कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब पूरे सर्किट में हमारे कितने तरह के पोटेंशियल काम कर रहे हैं, बनाओ कि पूरे सर्किट में कितने तरह के पोटेंशियल काम कर रहे हैं। तो पूरे सर्किट में एक पोटेंशियल काम कर रहा है बी ए, और एक पोटेंशियल काम कर रहा है बी बी, और इनके बीच में एक पोटेंशियल क्या है, 1। ठीक, तो पूरे सर्किट में एक पोटेंशियल बी ए, एक पोटेंशियल बी बी, और एक पोटेंशियल कितना है, 1। ठीक है जी। तो एक रहन ई, एक रहन बी, और ये कौन, मैं नहीं, आप जरूर हो सकते। ठीक है, तो 3 पॉइंट डिसाइड कर लिए भैया कि ए बी और 1, 3 पोटेंशियल पूरे सर्किट में है। अब इनको लेके हम बनाएंगे कि इन सारे पोटेंशियल के बीच में कितने रेजिस्टेंस है। तो देखो यहां से शुरू करते हैं, VA और 1 के बीच में पहला रेजिस्टेंस, ये देखो VA है और 1 है, तो VA और 1 के बीच में पहला रेजिस्टेंस कितने का, 3 ओम का। बनाओ, ठीक, चलो बनाते हैं। तो VA और 1 के बीच में पहला रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का। ठीक, फिर यहां भी देखो VA और 1 के बीच में अगला ये वाला रेजिस्टेंस भी जो 6 ओम का है, वो किसके किसके बीच में है, VA और 1 के बीच में। तो अगला भी बना दिए कि VA और 1 के बीच में अगला रेजिस्टेंस और भी है, कौन सा, 6 ओम का। ठीक ना जी। अब देखो यहां से देखो, ये वाला जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में अटैच है, VA और VB के बीच में। देखो VA ये और VB ये, तो 30 ओम का रेजिस्टेंस किसके बीच में अटैच है, VA और VB के बीच में। इसको VA और VB के बीच में बना दो 30 ओम। मैं समझा रहा हूं, बहुत तेजी से बन जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो VA और VB के बीच में रेजिस्टेंस कितने का बन गया, 30 ओम का। ठीक, अब लास्ट बचा VB 8 ओम वाला। 8 ओम को देखो, सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, 3 ओम का हो चुका है, 6 ओम का हो चुका है, 30 ओम का, 8 ओम का बचा। ये किसके बीच में अटैच है, VB और 1 के बीच। जो 30 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में, सॉरी, तो 8 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये 8 ओम का, ये किसके बीच में है, VB और 1 के बीच में। तो VB और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस कितने का है, 8 ओम का। ठीक, अब तुम्हारे लिए ये सर्किट कुछ आसान हो गया कि नहीं। पहले से तो आसानी होगा, यानी यही सर्किट था और इसको हम लोग ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब सब लोग निकाल लोगे इसको, कैसे निकाल लोगे, कैसे जोड़ोगे भाई, सबका आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना पैरेलल, ठीक है, किसमें जोड़ना, पैरेलल। पैरेलल जोड़ोगे तो ये 2 ओम का आएगा, है कि नहीं। पैरेलल जोड़ोगे तो ये कितने का आएगा, 2 ओम का आएगा। पैरेलल जोड़ोगे, जोड़ के देखो। अभी इसको इस तरह का तो कई सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले ही। तो इन दोनों को पैरेलल जोड़ो, कितने का आएगा, 2 ओम का। चलो हम करते हैं, ठीक है, इसको हटा दे 3 ओम को, इसको हटा दे, ठीक ना। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद, पैरेलल जोड़ने के बाद एक रेजिस्टेंस आया कितने का, 2 ओम का। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, ये एक के बाद एक अटैच है तो किसमें है, सीरीज में। एक के बाद एक अटैच है तो किसमें है, सीरीज में। तो इनका नेट कॉम्बिनेशन कितना होगा भाई, 8 और 2 10, यानी 2 की जगह हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं कितने ओम का, 10 ओम का। ठीक है, चलो बनाते हैं। इसको हटा दिए यहां से, ठीक, इसको ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए। ठीक, तो इन दोनों की जगह ना एक रेजिस्टेंस, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस काम करने लगा कितने ओम का, 10 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल। हमको नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही जो पूछ रहा था, तो पैरेलल जोड़ दीजिए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा R1 है और ये वाला हमारा क्या है, R2 है। ठीक, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह रख के सॉल्व करो। फाइनल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ मत करना, वहां 30 ओम रख देना और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7.55। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए फिगर वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट सी एंड डी सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए। अब फिगर पहले देख लेते हैं
ये हमारा फिगर है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी लॉन्ग चैन है। कौन सी चैन है भाई? इन्फिनिटी लॉन्ग चैन। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को कहा जाता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन्फिनिटी लॉन्ग चैन। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन्फिनिटी लॉन्ग चैन। ये क्वेश्चन पे है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन्फिनिटी लॉन्ग चैन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे क्या होगा कि हम लोग देखो ये पूरी एक तरह की ब्रांचिंग है, यहां पे देखना एक तरह की ब्रांचिंग है, फिर ये भी लगभग एक तरह की ब्रांचिंग है। तो एक ही तरह की कई ब्रांचिंग ऐसे जुड़ते जुड़ते कहां तक चली जाएगी? इन्फिनिटी तक चली जाएगी, इन्फिनिटी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इनका कॉम्बिनेशन करना है, बोला जाता है कि यहाँ पे इनका क्या करिए? नेट कॉम्बिनेशन बताइए। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी लॉन्ग चैन। तो इन्फिनिटी लॉन्ग चैन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन्फिनिटी लॉन्ग चैन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर तरह का एक रेजिस्टेंस छोड़ते हैं। जैसे एक इधर की ब्रांचिंग छोड़ दी, एक इधर की ब्रांचिंग छोड़ दी, एक इधर की ब्रांचिंग छोड़ दी। ठीक, इसके बाद बाकी सबका जो कॉम्बिनेशन है वो नेट कॉम्बिनेशन आर मान लिया। ठीक है, एक एक ब्रांचिंग को छोड़ के बाकी सबका नेट कॉम्बिनेशन क्या मान लिया? आर, या आर नेट लिख लो, या एबीसीडी जो भी लिखना चाहो। ठीक है, या एबीसीडी जो भी लिखना चाहो। तो हम लोगों ने क्या मान लिया यहाँ पे कि नेट कॉम्बिनेशन इसका कितना है? आर नेट है। कितना है? आर नेट। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे तरीका होता है कि हर तरह के एक एक रजिस्टर को छोड़ के बाकी सबका नेट कॉम्बिनेशन कितना मान लिया? आर नेट। अच्छा तुम बताओ, एक चीज सोचो कि अगर खूब बड़ा समुद्र है, ठीक है, और समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिए तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? सोच के बताओ। हाँ, तो एक लोटा पानी निकालने से, समुद्र से अगर एक लोटा हम लोग पानी निकाल लेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह इतने सारे रेजिस्टेंस में अगर ये 1 2 3 रेजिस्टेंस और जुड़ जाएंगे, भाई जहां इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वहां 3 तो रेजिस्टेंस और जुड़ जाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जहां इन्फिनिटी रेजिस्टेंस की बात हो रही है वहां पे 3 रेजिस्टेंस की कौन सी औकात है? कोई औकात नहीं है। तो इस सर्किट को थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज कर लेते हैं? ठीक, तो कैसे अरेंज करते हैं उससे पहले आप में से जो लोग ये प्रॉब्लम करना चाहते हो, जिनको आ रहा है, तो उनके लिए मैं ऑप्शन दे दूं कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कितना है? आर नेट रेजिस्टेंस। सेकेंड ऑप्शन कितना है? √3 - 1। अगला ऑप्शन कितना है? ठीक है, 3R। अगला ऑप्शन कितना है? R√3 + 1। तो ये आपके लिए ऑप्शन है। जो लोग करना चाहते हैं वीडियो को रोक के अपना आंसर बताओ। तुम्हारा आंसर आ रहा है, तुम सॉल्व कर ले रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर रिप्लाई करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कैसा सर्किट डायग्राम होगा इसका। ठीक है, तो इसको ये तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं कि कैसा सर्किट डायग्राम इसका बनेगा। ठीक, तो बच्चा होता क्या है, ध्यान से सुनो कि हम लोग करते क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने तुम लोग को बताया 1 2 और 3 ब्रांच को छोड़ के सबका नेट रेजिस्टेंस हम लोग कितना मान लेते हैं? आर नेट। ठीक, चलो आगे आते हैं ना। नेट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? आर नेट मान लेते हैं। ठीक, या आर मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो चलो अब ये जो डायग्राम बनेगा, ये पहला डायग्राम हमारा कितना बनेगा? ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो ए बी के बीच में पहला रेजिस्टेंस ये जुड़ा है आर का। ठीक ना, दूसरा ऊपर से ये भी जुड़ा है कितने का? आर का। ठीक है, और ये वाली ब्रांचिंग भी कितने की है? आर की ना। और हम लोगों ने इन सबका नेट रेजिस्टेंस मिला के कितना माना है? आर नेट माना है। ठीक, क्या माना है? आर नेट। ठीक ना, तो अब सोचो ये डायग्राम बन गया। अब अगर हमको, ये भी आर था, ध्यान रखना। अब अगर हमको जोड़ना होगा तो देखो ये तीनों किसमें है? सीरीज में। ठीक, किसमें है? सीरीज में है कि नहीं है? तो तीनों को एक साथ जोड़ दो। इन 3 रेजिस्टेंस की जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तीनों का नेट सम कितना होगा? ये आर और आर कितना हो जाएगा? 2R प्लस कितना? आर नेट। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। तीनों सीरीज में है तो तीनों को एक साथ सॉल्व कर दिया जाए। इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए इन तीनों की जगह। ठीक है,
तो एक रेजिस्टेंस कैसे जोड़ोगे, देखो जैसे मैंने बताया था ना, ये वाला बचा था, ये वाला बचा था, तो R और R कितना 2R, और इन सबको जोड़ के R नेट लिख दिया था। तो ये इधर से हमारा कॉम्बिनेशन आएगा सबका जोड़ने के बाद 2R प्लस R नेट। ठीक, अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो अब हम इनको क्या करेंगे, पैरेलल सॉल्व करेंगे। पैरेलल कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया नेट रेजिस्टेंस हम लोग आर नेट ही मानेंगे। कितना मानेंगे, आर नेट। देखो पैरेलल है तो नेट रेजिस्टेंस हम लोग कितना मानेंगे, आर नेट ही मानेंगे। क्यों आर नेट मानेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि इतने सारे रेजिस्टेंस में जब ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नेट रेजिस्टेंस आप कितना मानिए, नेट रेजिस्टेंस आप आर नेट ही मानिए। ठीक है, तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक, प्लस 1 अपॉन 2R प्लस आर नेट। ठीक, अब हमारा क्या होगा, यहां से हमको सॉल्व करना होगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा R, और यहां से कितना आएगा 2R प्लस आर नेट। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R प्लस आर नेट ऊपर। ठीक है, और इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना R। तो ये 2R और ये R जुड़ के कितना हो जाएगा, इसके बाद का स्टेप कितना है 3R प्लस आर नेट। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, नीचे वैल्यू आई R ना, 2R प्लस आर नेट ना। ये सबकी वैल्यू किसकी है, 1 अपॉन आर की। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद चीजें कैसी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप। ठीक है, तो चलिए आगे फटाफट आपको सॉल्व करते हैं कि ये पूरी वैल्यू हमारी आई थी ना। तो पूरा ओवरऑल वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये पैरेलल अरेंजमेंट करने के बाद कुछ ऐसा आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो लास्ट स्टेप बताया था उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये कब की वैल्यू मिल रही है, जब दोनों का पीछे वाले स्टेप में चले, पीछे वाली स्लाइड में अगर चलते हैं तो देखिए ना, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यू आपकी आ रही है। ठीक, फिर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ से कितना 3R और नेट रेजिस्टेंस AB, और ये कितना है R नेट रेजिस्टेंस AB, इसको इधर लेके जाइए। ठीक, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये सॉल्व होगा। 3R AB में से इसको घटाइए तो ये कितना, ये वैल्यू बचेगी, और यहां से कितना बचेगा आपका, ठीक है, R स्क्वायर AB। हम लोगों ने R नेट जो लिखा है, R नेट को ये R AB लिख रहे हैं, नेट रेजिस्टेंस। ठीक, तो एक ही चीज है। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ये कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब डायरेक्ट यहां सॉल्व कर नहीं सकते हैं कि हमको कोई एक वैल्यू मिल जाए डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद। तो इसके लिए एक धराचार्य मेथड होता है, श्री धराचार्य मेथड। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको डिस्क्रिमिनेट मेथड के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रियल रूट बताने के लिए, अल्फा बीटा की वैल्यू बताने के लिए, रियल रूट बताने के लिए ये वैल्यू होती है -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये इससे क्या करते हैं, एक बार हम लोग पॉजिटिव रख के सॉल्व करते हैं और एक बार निगेटिव। तो जब पॉजिटिव रख के सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू, और निगेटिव रख के सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी। तो उसी डिस्क्रिमिनेट मेथड से इसको सॉल्व किया गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने, और सॉल्व करने के बाद ये कुछ वैल्यू ऐसी बन रही है। इसको फिर से रीअरेंज कर देंगे, तो रीअरेंज करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1 इंटू R। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी लॉन्ग चैन का एग्जांपल। अब जो यहाँ पे हम लोग R वैल्यू रखे थे क्वेश्चन में, आपको 2 ओम 3 ओम 1 ओम कुछ भी करके दे सकता था। ठीक, तो फिर से पिछली स्लाइड में जाते हैं। बस एक तरीका बता देते हैं कि सबकी एक एक ब्रांचिंग छोड़ के, जैसे एक इस तरह हो, क्या एक इधर का एक इधर का, सबका एक तरह का छूट गया, बाकी सबके नेट कॉम्बिनेशन को आर नेट मान लो। ठीक, एक एक छोड़ के बाकी सबके नेट कॉम्बिनेशन को कितना मान लो, आर नेट। और ये कितना रेजिस्टेंस है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में 1 2 3 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आर नेट है तो इन 3 को जोड़ने के बाद भी नेट रेजिस्टेंस आर नेट होगा। ये तरीका है उसको सॉल्व करने के। लास्ट में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट आता है, एक
पॉजिटिव और एक निगेटिव। हम लोग निगेटिव रूट को नहीं लेते, या जो वैल्यू निगेटिव आ रही है उसको काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये रहा हमारा कौन सा, इन्फिनिटी लॉन्ग चैन। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है ना। अब हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको थोड़ा समझो, ये चीज है क्या। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते किसको है। ठीक, मान लीजिए कुछ इस टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग इस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट कि ये हमारा पॉइंट ए है और इस तरह हम लोगों ने अरेंजमेंट लगाया। ये पहला रेजिस्टेंस हमारा R1, ठीक, यहां से दूसरा रेजिस्टेंस हमारा R2, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा R3, इधर से एक रेजिस्टेंस है हमारा ऐसा R4, ठीक है, और इधर से हम लोग इस तरह एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं R5। ठीक, ये हमारा पोटेंशियल B है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं, पहले थोड़ा समझिएगा ध्यान से यहाँ पे ना। तो ये वाला पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल कितना मान लिया VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग VC, और इस वाले का पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग VD। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कितना, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया VD। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि कैपेसिटर में भी मैंने बताया था इस कंडीशन को। एक कंडीशन है कि अगर R1/R2 बराबर हो जाएगा R3/R4 के। ठीक, क्या कंडीशन है? कि अगर R1/R2 यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो, यही R1/R2 है, R1/R2 इसका रेशियो और इसका रेशियो R1/R2 बराबर हो जाता है किसके, R3/R4 के। तो उस केस में अगर ऐसी कंडीशन मिलती तभी, ठीक है, अगर इसका आंसर यस आएगा तभी, अगर यस नहीं आएगा तब कुछ और सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कि R1/R2 बराबर हो जाता है किसके, R3/R4 के, तो उस केस में पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ठीक, तो उस केस में होता क्या है, पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। और जब C और D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, सोचो, सोच के बताओ, थोड़ा सा कमेंट पे लिख के बताओ, कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ कि अगर पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब हमको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा ना? जी, क्या देखने को मिलेगा? हेमा मालिनी का डांस ना। ठीक, अरे यार, जब पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब इसमें देखने को क्या मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि अगर कॉमन पोटेंशियल है इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेम पोटेंशियल, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों करंट नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि आपको बताया गया है कि करंट हमेशा क्या, कहां से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। फिर से बच्चा, करंट कहां से फ्लो करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। तो अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो गया, C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, क्यों? इसका पोटेंशियल बराबर, तो हम करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इस ब्रांच से हमारा पोटेंशियल फ्लो करना बंद कर, सॉरी, इस ब्रांच से करंट फ्लो करना बंद कर देगा। पोटेंशियल सेम तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रहने और ना रहने का क्या मतलब है भाई? जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसके लगे होने ना लगे होने कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको हटा दे दें। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसके यहाँ लगे होने का। ठीक, और जैसा ही हटाया गया तुरंत तुम सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट कुछ आसान हो गया कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों किस में है, सीरीज में, इनको सीरीज में सॉल्व कर लिया जाएगा। इन दोनों को किस में सॉल्व कर लिया जाएगा, सीरीज में। सपोज कर लीजिए कि इन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट आ गया R डैश, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया R डबल डैश। ठीक है,
ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। पहले नेट कॉम्बिनेशन इसका निकालिए और ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर बाद में इन दोनों को पैरेलल अरेंज। ठीक है, यानी अगला डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका पोटेंशियल VA था, तो अपर साइड का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया R डैश, और लोअर साइड का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया R डबल डैश। ठीक है, और ये हो गया हमारा कौन सा, पॉइंट B। ठीक, तो अब हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इन दोनों को फिर से किसमें सॉल्व कर देंगे, पैरेलल सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? ठीक, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है R1 अपॉन R2 बराबर होता है R3 अपॉन R4 के, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, चाहे ना लगा हो, लगा होगा तब भी इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि इसमें से कोई भी करंट पास ऑन नहीं होगा। तो हमारा सर्किट थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, और सीरीज में जोड़ने के बाद फिर फाइनल में दोनों जुड़ जाएंगे पैरेलल। तो हम सर्किट थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज पे। देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये किस कॉन्सेप्ट पे है, व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे। ठीक, पहले चेक करें व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है। ठीक है, हमको ये बोला, किसी भी क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे है तुम इसको सॉल्व करो। एग्जाम पेपर में थोड़े ना ऐसा आएगा कि वो कहेगा कि ये क्वेश्चन हम दे दिए, भैया आप हमारे रिश्तेदार रखते हो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे है, तुम इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता दो, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। तो हमसे क्या बोले जाएगा, नॉर्मल जैसा सर्किट दिया जाता है उसी तरह का सर्किट अरेंजमेंट दिया जाएगा। ऐसा सर्किट अरेंजमेंट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो क्वेश्चन यहाँ यही है ना कि हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो इस तरह का जैसे ही डायग्राम देखो थोड़ा सा दिमाग में सोचो यार बहुत उत्पटांग टाइप का है, अरेंज कैसे होगा ना, सीरीज समझ में आ रहा है ना पैरेलल समझ में आ रहा है क्या। अगर इसको ऐसे कर दें, ठीक है, बनाना तो ऐसे चाहिए था VA और ये कौन सा VB। ठीक, बनाना तो ऐसा चाहिए था। तो क्या इसको देख के लगता है कि ये सीरीज में एक पैरेलल में, अगर सोचो तुमको व्हीट स्टोन ब्रिज ना आया होता, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में तुम न जानते, तो तुमको देख के पता चलता है कि सीरीज में है या पैरेलल है, नहीं चलता ना। तो जहां ये पता ना चले कि सीरीज है या पैरेलल, तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहीं ये ससुरा व्हीट स्टोन ब्रिज पे तो नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे तो नहीं अटैच है, या उस अरेंजमेंट में तो नहीं है। तो कैसे लगाओगे, हम करेंगे कि R1 अपॉन R2 का रेशियो बराबर है किसके, R3 अपॉन R4 करके देखते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे रखने की वैल्यू रखते हैं 5। ठीक, R2 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां रखे 10। ठीक है, R3 कितना है 15, चलो 15 रख दिए, और ये कितना है 30। सॉल्व करें इसको तो ये 1/2 आ रहा है, और ये भी सॉल्व करने पे 1/2। अरे बड़ी खुशी की बात है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी दोनों का रेशियो बराबर है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है तो ये 20 ओम का लगने ना लगने का कोई मतलब नहीं है, इसको लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक, और नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब ये हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा सर्किट कैसा होगा ना। ये वाला पॉइंट ए होगा ना, ये वाला कितने का होगा, ये बच्चा थोड़ा सा अच्छे से बना दो इसको कि तुमको दिखाई दे कायदे से, थोड़ा सा साफ साफ बनाते हैं ना। ठीक, तो ये पॉइंट ए, ठीक है, इधर का ये वाला रेजिस्टेंस कितने का 5 ओम, ये वाला। ठीक, फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस कितने का 10 ओम, ये रहेगा। ठीक, फिर नीचे वाला कितने का ऐसे 15 ओम। ठीक है, और ये वाला कितने का ऐसे 30 ओम। ठीक, तो क्या बोले थे, ये दोनों को किस में जोड़ देना, सीरीज में। तो 5 और 10 ये कितना 15, और ये 15 और 30 ये दोनों भी सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक, तो 5 और 10 दोनों का नेट कॉम्बिनेशन यहां से कितना आ जाएगा, ये 15 और ये 15 और 30। ठीक है, ये कितना हो गया 45।
ठीक, तो अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए, एक ऐसा 15 ओम ऊपर और नीचे ये कितने का 45 ओम का। ठीक है, अब इनको तुम पैरेलल अरेंज कर दो, पैरेलल अरेंज करोगे तो आरनेट का फॉर्मूला कितना होता है R1 R2 डिवाइड बाय कितना R1 प्लस R2। ठीक है, फिर फटाक से क्या रखो, मान लो कि इसको हम R1 मानेंगे और ये वाला क्या मानेंगे R2 मानेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। R1 की जगह 15 मल्टीप्लाई विथ 45, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 15 प्लस 45। ठीक है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लो, 15 इंटू 45 डिवाइड बाई कितना 60। सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या है रिजल्ट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज का के बेसिक पे एक प्रॉब्लम। ठीक, अच्छे से देख लीजिए, समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं ना। तो ये तुम्हारा पूरा कॉम्बिनेशन हो गया और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं। और आंसर ऑप्शन क्या दिया था, 45 ओम होगा या 22.5 ओम होगा या 11.25 ओम या 60 ओम। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ओवरऑल व्हीटस्टोन ब्रिज पे है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना होगा जो वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की है। ठीक, देखो इसी को सॉल्व करना था ना, 15 45 60 इसी को सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 11.25 ओम। ठीक, बहुत अच्छे, सब लोग ने किया ना, समझ में आया। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है कि पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें वैल्यू दिया है R1 R2 R3 R4 और R5, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है ये रेजिस्टेंस का। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है कि R1 और R3 बराबर है 10 ओम के, है ना। क्या कहा गया है कि R1 और R3 दोनों की वैल्यू कितनी है 10 ओम की। तो R1 ये 10 ओम, R3 ये भी कितने का 10 ओम का। ठीक, R2 100 ओम का, ये है आपका 100। ठीक है, R4 कितने का है, तो R4 है 30 ओम। क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे R4 एंड R5 इज 30 ओम और ये भी 30 ओम का। चलिए क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। तो पॉइंट ए बी खोजे कहाँ है, तो ये वाला हमारा पॉइंट ए है और ये वाला हमारा पॉइंट बी है। तो आपको बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, ए और बी के बीच में बताना है। तो अगर मान लीजिए एक साइड से शुरू करते हैं, मान लीजिए हम यहां से करंट चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हमारा करंट यहां से चलना शुरू होता, तो ये करंट आगे चलता, तो ये इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में एक ही करंट जाता। तो जहां एक ही करंट जाता है वो किसमें होते हैं, सीरीज में। ठीक, उसी तरह सपोज कीजिए कि ब्रांचिंग में डिवाइड होने के बाद जो करंट यहां जाता, R1 में जो करंट जाता वही किसमें जाता, R5 में। तो R1 और R5 सीरीज में है और R4 और R3 सीरीज में है। ठीक, तो इन दोनों को तो सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है कि इन दोनों को सीधे जोड़ दे। तो ये हमारा डायग्राम किस तरह हो जाएगा भाई, हमारा डायग्राम किस तरह बनेगा ना, आइए बना के देखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे R4 और R3। तो R4 और R3 इन दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बनाना है 30 का ये, 10 का ये, तो ये कितने का हो गया 40 का। ठीक, और ये भी कितने का हो गया 40 का। तो अब हम बनाए पॉइंट, हमारा पहला पोटेंशियल ए और बी के बीच में पूछ रहा था। तो ए बी के बीच में पहला रेजिस्टेंस कितना है R2। R2 न लिख के हम सीधे इसको लिखते हैं 100 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ए और बी की तरफ इधर से चले तो ये दोनों सीरीज में मिल गई, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होने के बाद इनका नेट कॉम्बिनेशन कितने का आया ना, तो ये आ गया कितना 30 और 10 कितना 40 ओम का। और इधर भी चलेंगे तो 10 और 30 ये कितने का मिल जाएगा, ए और बी के बीच में कितने का 40 का। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस बताना है तो आर नेट की जो हमारी वैल्यू होगी, आर नेट होगा 1/40 प्लस 1/100। ठीक है, प्लस 1/40। तो अब तो इसको सब लोग सॉल्व कर लेगा, सब सॉल्व करके बता देगा कितने आंसर है। एलसीएम लेंगे और इसको क्या करेंगे
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा 16.7 ओम, सेकंड ऑप्शन कितना है 50 ओम, थर्ड ऑप्शन कितना है 30 ओम और लास्ट ऑप्शन कितना है 100 ओम। तो सॉल्व करने का जो तरीका बताया था उसी तरह आप सॉल्व कीजिए। ठीक, और सॉल्व कर देखो यही आया लास्ट में। सॉल्व करने के बाद 1/40 1/40 प्लस 1/100 इसका एलसीएम हमको लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जब ओवरऑल वैल्यू, अब इसके बाद क्या है जनरल मैथ, बेसिक मैथ है। ठीक है, वो तुमको कैलकुलेशन खुद से करना है, वो हमको नहीं बताना। ठीक, तो आप इसका क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आया और ओवरऑल वैल्यू इसके सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी 16.66 या इसको राउंड अप कर देंगे 16.7। तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। क्लासेस कैसी लग रही हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। DHU में श्योर सिलेक्शन चाहिए तो रैंकर्स एजुकेयर आइए।